अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पैराफ्रेज है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ाएंगे कि पैराफ्रेज क्या है और कैसे हम एक स्टेंजा को पैराफ्रेज करेंगे और इस पैराफ्रेज की अहमियत है। तो पैराफ्रेज इसका मतलब है कि हम रीस्टेट करें। हम उसी ज़ुबान में, अगर अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी में हम इसको सादा अल्फाज में लिखें, लेकिन इसके लिए भी एक ख़ास तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसको रीड अगेन एंड अगेन, बार बार लेकिन पढ़ना है। जब हम बार बार पढ़ेंगे तो जो मैसेज है या जो मेन आइडिया है उस स्टेंजा का वो समझ में आएगा और वो हम जहन नशीन करेंगे, याद रखेंगे कि हाँ ये इसका मेन आइडिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या करना है कि हमने क्या करना है, हमने फिर उसको पढ़ना है और अगर मुमकिन है तो हम यानी साइड पर, ठीक है, उसके कुछ हैंड्स भी लिख सकते हैं, कुछ हैंड्स भी लिखें। तीसरी बात यह है कि हम अपने अल्फाज में लिखें। फिर जो हमने हैंड्स निकाले हैं या हमने स्कैन किया है या स्किम किया है उसको हम फिर अपनी जुबान में समझाने की कोशिश करें, उसको ना देखें, उसको देखेंगे नहीं। इसके बाद जब हमने पैराफ्रेज लिखा, इसके बाद हम अपने जो कुछ हम लिख चुके हैं उसको हम ओरिजिनल जो स्टेंजा है उसके साथ मैच करेंगे कि आया ऐसी कोई पॉइंट तो नहीं है कि वो हम मिस कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट, उनको यह पता नहीं चलता कि पैराफ्रेज में और एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है। पैराफ्रेज लेंथ के हवाले से जो ओरिजिनल हमारे पास एक्सट्रैक्ट है या जो स्टेंजा है उसके बिल्कुल तकरीबन बराबर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, उसमें हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम तफसीलन लिख सकते हैं। उस पे जो है ना लेंथ की कोई बात नहीं। आप जो है ना कोई शेयर हो तो दूसरे शेयर की वजह से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकोगे, बहुत ज़्यादा आपको इख्तियार है। लेंथ के हवाले से कोई मसला नहीं है और उसमें आप जो भी चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हवाले दे सकते हैं, लेकिन पैराफ्रेज में ऐसी कोई बात नहीं होगी। पैराफ्रेज जस्ट एक बात को हमने रीस्टेट करना है, सिंपल लाइन में, सिंपल वर्डिंग में हम लिखेंगे। इसमें हम बहुत मुख्तात रखेंगे और इसमें हरगिज़ या न लिखे द पॉइंट सेज दैट, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन। हाँ, जो मुश्किल अल्फाज होंगे, मुश्किल अल्फाज की जगह हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। और अगर शायर के अपने अल्फाज बेहतर हैं तो वो हम कोट कर सकते हैं, यानी वो हम रिपीट कर सकते हैं, ये अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर वो बेहतर हैं और उस मौजू के हवाले से वो बेहतर हैं तो हम इसको कोट कर सकेंगे। तो ये अब दोबारा बताऊं कि जब हम पैराफ्रेज करेंगे तो हम इसको बार बार पढ़ेंगे और फिर हम इसका जो मेन आइडिया है वो अपने अल्फाज में, मेन आइडिया जो है इन योर ओन वर्ड, वो हम करते हैं। इसके अलावा जो हम करेंगे तो अपने अल्फाज तो हो गए हैं, या फिर हमने लिखा तो हम इसको एवेलुएट करेंगे। ठीक है, लेकिन राइटर के अल्फाज होंगे, हमारे अपने कुछ भी नहीं है, नो ओपिनियन, कोई और चीज़ नहीं है, वो इसकी हम जो है ना बस वजाहत करेंगे। ऐसे हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अक्सर शायर साहब जो है वो
रिवर्स भी लिखता है अपने मीटर के लिए। कभी कभी उसका कोई जो सेंटेक्स है, बेसिकली ये सेंटेक्स इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेंटेक्स है, अक्सर शायरी का जो सेंटेक्स है वो रिवर्स होता है। वो अपने मीटर को सही करने के लिए वो मुख्तलिफ जो है ना टेक्निक यूज़ करते हैं। तो लिहाजा हम जब कोई जो है ना स्टेंजा हमें मिले, वो भले किसी भी क्लास में हो, हम इसको बार बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो पैराफ्रेज करते हैं, तो सपोज मैं यहाँ एक लिख चुका हूँ पहले, अब जो है ना जब हम कोशिश करेंगे कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा मेथड है, जिस अंदाज से मैं करता हूँ, ठीक है, वो 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ जो है ना सिर्फ सिनोनिम, जैसे रोम्पिंग है तो रोम्पिंग का उन्होंने प्लेइंग लिखा, इसी तरह फ्लैशिंग है, ठीक है, तो फ्लैशिंग के लिए उसने ब्राइटनिंग या इसी तरह कुछ लिखा, या लाइटनिंग लिखा। इसी तरह उन्होंने नॉट के लिए नथिंग लिखा, इसी तरह रियल के लिए उन्होंने कोई लिखा, ओरिजिनल लिखा या कुछ भी लिखा। फेयर के लिए उसने हैंडसम लिखा, और इसी तरह ग्लोरी के लिए उसने जो है डिग्निटी या कुछ भी लिखा, डिग्निफाइड लिखा या ब्यूटीफुल लिखा, या जो है कोई जो है अपलिफ्ट लिखा, कुछ भी लिखा। और डिस्पेयर के लिए उसने लिखा सैडनेस या डिस्परेशन या कुछ भी उसने लिखा। तो वो अच्छा तरीका नहीं है। हम ये नहीं मानते कि, हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन बेहतर नहीं है। हमारे पास गुड, बेटर, बेस्ट की डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम किस अंदाज से उसको करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको समझने की कोशिश करूँ ताकि मेन आइडिया जहन में आए, वो जो बातें हैं वो रिपीट हो जाए, मेरे जहन में फिट हो जाए। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, तो शायर कहता है कि शायर कहता है कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो समंदर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है पर्सनिफिकेशन किया हुआ है कि वो खेल रहे हैं, और एग्जैजरेशन भी किया हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसी जगह, एक मंजर है। तो आपको पहले से पता है शायर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा है कि इस दुनिया में मुश्किलात बहुत है, लेकिन मुश्किल, खुशी और गम दोनों साथ साथ चलेंगे। ये है रियलिटी। इस दुनिया में कोई चीज़ फेयर नहीं है, इस दुनिया में कोई चीज़ जो है क्लियर नहीं है, यानी गम और खुशी एक साथ चलेंगे। तो उसने अपोजिट की मदद से, यानी पहले अपोजिट लाया है, इसके बाद जो है उसने पॉजिटिव लाया है, कभी पॉजिटिव पहले कर दिया है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया है उसकी रियलिटी ये है कि इसमें गम और दुख साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि वो कहता है कि नेचर जो है, इस नेचर की वजह से सब कुछ ठीक हो रहे हैं, और ऑप्टिमिज्म है। अगर ये ऑप्टिमिज्म हमारे पास है तो वो किन किन चीज़ों की वजह से है? ये इन खूबसूरत चीज़ों की वजह से है, या खुद खूबसूरती की वजह से। तो यहाँ देखें, द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, तो यहाँ नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि ये जो क्लाउड्स है वो वहाँ समुद्र के साथ जो है ना वो खेल रहे हैं। एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और फिर शायर कहता है कि वहाँ पे जो चमकने वाली लहरें हैं वो जो है कॉल बैक टू मी, वो मुझे याद दहानी दिलाता है या मुझे याद कराता है, ठीक है, मेरे को ज़हन नशीन कराता है, ठीक है। क्या कराता है? दैट नॉट इज रियल। अब देखो कि ये मुझे कहते हैं, ये हमें समझाते हैं। शायर का ये मुद्दा है कि हम इस दुनिया में बहुत मुश्किलात में हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें जो है ना, ये दवाई की मानंद है कि यहाँ एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसी तरह इस दुनिया की जो मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, हमको हौसला देने के लिए ये नेचुरल चीज़ें मौजूद है। अगर हम किसी एक जगह से जाते हैं, हम मायूस हैं, तो हम किसी खूबसूरत फूल को देखें, कोई खूबसूरत मंजर देखें, तो यूँ समझ लो शायर तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, और वो तो नेचर
से बात कर रहा है या नेचर उनको समझा रहा है, जिस तरह यहाँ हो रहा है कि वो उनको क्या करते हैं, कॉल बैक करते हैं, रिमाइंड कराते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है। एंड फ्लैशिंग व्यूज कॉल बैक टू मी, कि वो उनको ये बात जो है ना उसको समझाने की कोशिश है या उनको रिकॉल कर रहे हैं या ज़हन नशीन कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है दैट नॉट इज रियल, कि कोई चीज़ जो है ना मतलब हकीकत यानी रियलिटी में नहीं है, कोई चीज़ रियलिटी में नहीं है, बट व्हाट इज फेयर, लेकिन जो सबसे सही बात है, जो सही बात है, जो हक है, जो सच है, वो क्या है, दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, के हर जगह क्या है, अ ग्लोरी लिव थ्रू डिस्पेयर, कि अगर कोई शान होगी, शौकत है, अजमत है, तो वो मायूसी ही की मदद से आएगी और इस ही की इसमें है। तो ये बात याद रखो, शायर ही यही समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई अजमत है तो इस अजमत को हासिल करने के लिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, थ्रू डिस्पेयर, मायूसियों में ही है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फूल है, तो फूल को हम तब हासिल करेंगे जब हम कांटों पर गुजरेंगे, तो तब जो है हम उसकी खुशबू को हासिल करेंगे। या अगर हम दूसरे जो है ना जितने भी आला जो है ना ज़र्फ़ी है, कुछ भी है, इसको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो इसी तरीके। तो शायर यहाँ हमें क्या समझाने आता है, शायर कहता है कि अच्छाई और बुराई ये रियलिटी का नाम है। ठीक है, अगर अजमत है तो वो डिस्पेयर यानी मायूसी ही में है। ठीक है, अगर खुशी का मजा है तो वो गम ही की वजह से है। अगर किसी को गम का पता ही नहीं है तो फिर उसको क्या पता कि खुशी क्या चीज है। इसी तरह मायूसी नहीं है तो ग्लोरी या अजमत या ये किसी इसका फिर मजा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये आपस में मिक्स हैं। रियलिटी किस इन चीजों का नाम है कि रियलिटी के अंदर जो है गम और खुशी दोनों, जंग और अमन दोनों, ये सारी चीजें तो हम देख सकते हैं। कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं कि मैं लाइन टू लाइन आइडियाज इधर रखूं, कि मैं लाइन टू लाइन आइडिया इधर रखूं। मैं ये पढ़ता हूं द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी, तो मैं अपने लिए एक जो है ना इस मार्जिन पे लिखता हूं क्लाउड्स प्लस सी, ये मेरे को हैंड्स आया। फिर जो है फ्लैशिंग वेव्स एंड द पोइट। फिर आगे देखते हैं रियलिटी। ठीक है, और ग्लोरी थ्रू डिस्पेयर। अच्छा, यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां मैं ये करने जा रहा हूं कि रॉम्पिंग का मतलब इधर लिखता हूं, अगर मैं वो चाहूं तो प्लेइंग करता हूं। अच्छा, फ्लैशिंग तो हम कहते हैं कि फ्लैशिंग, तो फ्लैशिंग चमकने को कहते हैं, तो हम कहते हैं ब्राइटफुल। सपोज कुछ भी आप लिखें, नॉट नोटिंग। ओके, सो ग्लोरी मीन रिस्पेक्ट। सपोज ओके, डिस्पेयर मीन डिसअपॉइंटमेंट। कुछ भी आप लिखें, ठीक है। अब मैं वो नहीं करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे अपने लिए क्लाउड सी, तो डायरेक्ट में शुरू होता हूं। देखो हम कहते हैं अब फिर फ्रेज लिखता हूं, फ्रेज लिखता हूं, ये जो है इसकी मदद से फ्रेज। द क्लाउड्स आर प्लेइंग विद द सी। ओके, फिर हम कहते हैं दे
call back me to inform me that the reality is that nothing remains fair or handsome in this world. In the world of reality, everything can be achieved through despair. अब मैंने लिखा, अब मैं ये अपना देखता हूं कि मैंने जो लिखा है आया इसका और इसका क्या जो है ना आपस में एसोसिएशन है कि मैं कोई डेविएट तो नहीं कर चुका हूँ, मैं ऐसी बात तो नहीं कर चुका हूँ। मैं यहाँ जो मैसेज है, जो मेन आइडिया है वो ये है कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई एक जैसे होंगे, मायूसी और ग्लोरी साथ है। यह उसने ऐलान कर दिया है, अ ग्लोरी लिव थ्रू डिस्पेयर। उसने बोला है क्लाउड वहां खेल रहे हैं, खुशी हैं, और एंड फ्लैशिंग में उसका बैक टू मी कह रहे हैं कि वो हमें बता रहे हैं। तो पहले मैं समझा चुका हूँ कि शायर जो है वो हमें समझा रहा है कि हम मायूस होते हैं, वहां से हमें आवाजें आती हैं, उम्मीद है, ये हमें उम्मीद जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ड्रिफ्ट हो रहा है उम्मीद, उन चीजों से हमारे अंदर जो है ना वो उम्मीद जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है कि हमें वो उम्मीद दिला रहे हैं। अब देखो फिर आपने द क्लाउड्स आर प्लेइंग विद द सी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। फिर मैंने कहा दे कॉल बैक मी टू इन्फॉर्म दैट द रियलिटी इज दैट नथिंग रिमेन्स फेयर और हैंडसम इन दिस वर्ल्ड, कि कोई चीज इसमें फेयर और ये इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू डिस्पेयर। अब देखो कि मैंने अपने अल्फाज में ये लिखा, क्लाउड सी लिखा है, फ्लैशिंग वेव्स लिखा है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। मैंने अगर मैं चाहता वो वहां पे मौजूद है फ्लैशिंग, तो मैं यहाँ फ्लैशिंग भी लिख, ये देखो कि यहाँ द फ्लैशिंग या द ब्राइटफुल वेव्स। तो ये देखो इसका ये फायदा है कि जब दोबारा हम देखेंगे तो इसमें ये फायदा है कि अब देखो मैंने देखा द क्लाउड्स आर प्लेइंग विद द सी, द ब्राइटफुल वेव कॉल बैक मी टू इन्फॉर्म दैट द रियलिटी इज that nothing remains fair and handsome in this world. In the world of reality, everything can be achieved through despair. तो ये देखें, live through despair. So can be achieved, you can write can be achieved or whatever you write. कि इसके अंदर जो है ना our experience, आप यहाँ experience भी लिख सकते हैं, can be experienced through despair. तो ये हमने देख लिया। अब देखता हूँ ये कितने अल्फाज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 31 वर्ड्स थे। मेरा अगर 5-6 अल्फाज ज्यादा हो जाए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये भी सेम तकरीबन रहेगा है। उसमें से मैंने कुछ फ्रेज यूज किए हैं ज्यादा, अगर वो फ्रेज में खत्म करूंगा तो उम्मीद है कि वो बिल्कुल खत्म यानी कम हो जाएंगे। तो ये लेंथ है उसका, कोई मुश्किल नहीं है। सही तरीका ये है मैंने किया मैंने क्लाउड और सी को कर दिया है, फिर फ्लैशिंग वेव्स मैंने लिखे थे,
रियलिटी का मैंने वो कर दिया था। ये मेरे आइडियाज थे, मैंने अपने अल्फाज में लिखे और आपके सामने हैं। इसी तरह प्लेइंग ये ब्राइट, तो हम आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे, मेन आइडिया समझोगे। मैं यहाँ मेन आइडिया समझ चुका हूँ। इस पूरे नज़म के अंदर जो टेक्निक है वो ये है कि वो अच्छाई को बुराई से और बुराई को अच्छाई से वो एसोसिएट करता है, अपोजिट है दोनों में। लेकिन फिर क्या है कि यहाँ इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो उम्मीद है, और उम्मीद हमें वहाँ खूबसूरती की वजह से जो है ना हमारे इस दुनिया में मौजूद है। वही जॉन कीट्स वाली बात है कि आई थिंक ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर है, और उसने अपने एंडेमियन में ये साफ साफ लिखा है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, इसमें बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम रोजाना इसके साथ बंधन बांध रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी है कि उम्मीद एक ऐसी चीज है कि हम मुश्किलात ही गुजरे, लेकिन अगर ये मुश्किलात नहीं होंगे तो फिर इस दुनिया में, उस दुनिया की जो जिंदगी है उसका कोई मजा नहीं होगा। तो ये तरीका आप देख लें, सीख लें। बार बार कहता हूँ ये 9th क्लास के लिए भी है, 10 के लिए भी है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है, सेकेंड ईयर के लिए है। ये तरीका आप अपनाएं। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है ना आप फिर प्रेस की जो टेक्निक है वो सीखेंगे। पहले आप पढ़ोगे, इसके बाद आपको मेन आइडिया समझ में आएगा, फिर आप उसके जो अल्फाज है या जो स्टैंडा है वो एवेलुएट करेगा, लेकिन अपने ख्यालात ओपिनियन का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये भी ना करो दीज लाइन से लाना, इसकी जरूरत हरगिज नहीं है। बस हम अपने अल्फाज में जो मेन आइडिया मैंने स्कैन कर दिया और स्किप कर दिया था, उस पर मैंने काम कर दिया और मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब मजीद अगर हम इसको मजीद पढ़ेंगे तो इसमें बेहतरी आ सकती है, तो वो तो रफली मैंने कर दिया। अगर हम फिर सेकंड ड्राफ्ट में और थर्ड ड्राफ्ट में देखेंगे, चाहिए कि हम एग्जामिनेशन के दौरान पेंसिल से करें जो फेयर हो जाए, इसके बाद हम इसको फेयरली लिखे, डायरेक्ट हम हरगिज ना लिखे। इसलिए कि राइटिंग का तरीका यह है कि हम पहले फर्स्ट ड्राफ्ट लिखे, फिर सेकंड और फिर हम प्रूफ रीडिंग करें, जिस तरह मैंने किया, तो बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो लेन का भी ख्याल रखना चाहिए, टेंस सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी बात एक और जो बताता हूँ, समरी में और पैराफ्रेजिंग में भी फर्क है। समरी के अंदर हम सिर्फ जो है ना शॉर्ट लिखते हैं, लेकिन पैराफ्रेज में हम वही चीज़ें जो है ना रीस्टेट करते हैं, रीस्टेट करता है। पैराफ्रेज का मतलब ही यही है कि हम उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं चीज़ को, उसी बात को हम सिंपल वे से एक्सप्रेस करें, लिखें, नरेट करें, समझाने की कोशिश करें, तो वही पैराफ्रेज कहलाता है। पैराफ्रेज का मतलब ये है कि हम एक मुश्किल चीज़ को आसान करें, एक मुश्किल चीज़ को आसान करें। फिर लोग हम पैराफ्रेज जो है ना रिसर्च में भी करते हैं, तो रिसर्च में ये होता है कि प्लेजरिज्म से बचना होता है, लेकिन फिर भी हमने हवाला देनी है, वरना ये नाजायज़ है, ये डाका है, ये इल्मी डाका है। ठीक है, तो पैराफ्रेज सीखें और अगर समझ में आया तो बहुत बेहतर होगी बात, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे। शुक्रिया।